चलिए, तो when a body moves from one point to another, the distance traveled refers to the actual length of the indirect path. इनडायरेक्ट पाथ का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम अपने घर से अपने स्कूल की तरफ जाते हैं, तो हमने ये कहा कि हम घर से निकले, घर से निकलने के बाद पहले हमने लेफ़्ट टर्न लिया, लेफ़्ट टर्न लेने के बाद हमने एक और लेफ़्ट टर्न लिया, फिर हमने राइट टर्न ले लिया, फिर हमने एक और लेफ़्ट टर्न लिया। तो जितना भी पाथ हम चलते जा रहे हैं, सारे के सारे पाथ की लेंथ मेज़र करते चले जाओ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पहले हम 1 किलोमीटर चले, फिर लेफ़्ट मुड़कर एक और 1 किलोमीटर चले, फिर राइट मुड़कर 2 किलोमीटर चले, तो जितना भी हमने पाथ ट्रैवल करा है सबको ऐड करते चले जाओ, तो वो जो टोटल लेंथ आएगी उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। और वहीं पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करने लगे, तो डिस्प्लेसमेंट में हम ये देखते हैं कि हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है, यानी कि जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से जयपुर जाना है, हम यहाँ से जयपुर जाएंगे तो हम ये देखेंगे पहले तो कि अरे पहले दिल्ली जाना पड़ेगा, फिर दिल्ली से हमको ये वाला रूट पकड़ना पड़ेगा, फिर अगर हम बाई रोड जा रहे हैं तो हम उसमें मुड़ते हुए कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी कर्व रोड है, कभी कैसी रोड है, कभी कैसी रोड है, हम ऐसे जा रहे हैं। अच्छा, तो जो मतलब एयर से ट्रैवल करते हैं, एरोप्लेन से अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, तो एरोप्लेन से अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो वो 1 घंटे में या 1.5 घंटे में जयपुर पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये भी शायद मैं ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, हो सकता है आधे घंटे में ही जयपुर पहुँच जाए। तो रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पर ट्रैफिक जो है ट्रैफिक नहीं मिलता एयर में, ठीक है। एयर में बस एक एरोप्लेन उड़ रहा है तो एक ही एरोप्लेन उड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि एक एरोप्लेन बराबर से निकल रहा है, किधर से निकल रहा है, स्पीड ब्रेकर आ गया तो एरोप्लेन उछल रहा है हवा में, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ना कोई वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल है, तो सीधा ही जाता है। और फिर अगर किसी को एयर में जाना है और एयर में पूरी ही पूरी एयर खुली पड़ी है, तो फिर वो मुड़ेगा क्यों? वो तो यही सोचेगा ना कि मैं दिल्ली से एरोप्लेन को उठाऊँ और सीधा जयपुर पहुँचाऊँ। तो ऐसा नहीं होता कि एरोप्लेन राइट लेफ्ट इधर उधर घूम घाम कर जा रहा है। तो जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, वो हमेशा शॉर्टेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है। तो एरोप्लेन जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जो लेंथ ट्रैवल करता है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, तो एक तो एरोप्लेन की स्पीड ज़्यादा, ऊपर एयर में ट्रैफिक होता ही नहीं है, और तीसरा कि वहाँ पर हमको जो डिस्टेंस है वो बहुत कम ट्रैवल करना पड़ता है। तो इस वजह से जब भी कभी एयर ट्रैवल किया जाता है तो उसमें टाइम बहुत लिमिटेड लगता है, बहुत कम लगता है, ठीक। तो इसको एक पाथ बनाकर समझेंगे। ठीक है जी, इतना हो गया। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी, ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई, ये हो गया। अब जरा देखिए, ए बी कितना है 2, मतलब जब मेरे को डिस्टेंस निकालना है ना, तो ये जो छोटे छोटे जितने भी डिस्टेंसेस दे रखे हैं सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1.5 प्लस 1 प्लस 1.25 प्लस 0.5
प्लस 0.25 और प्लस 3.5, ठीक है। तो ये टोटल इसका करना है, तो 2 + 2 4 हो गया, 1.5 1.5 + 0.5 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ मैं, फिर 1 और इसको कर लो 1 लिख लो अलग से, तो मैंने लिख लिया 2 + 2 4, 1.5 + 0.5 लिख लिया मैंने, सॉरी 2 है, 1.5 + 0.5 हो गया 2, और ये +1 हो गया, 1.25 + 0.25 कितना हो जाएगा, हाँ 1.5, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा ले लिया, ये 1.5 0.5 1.25 0.25 1 ये ले लिया, लास्ट में बचता है 3.5, ये हो गया। 4 + 2 6, 6 + 1 7, 3.5 + 1.5 is 5, 7 + 5 is 12 किलोमीटर। ये तो हो गया हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब इसी में अगर हमसे ये कहा जाए कि नहीं अब आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो डिस्प्लेसमेंट में हमें ये रास्ते में इतने सारे मोड़ आ रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं करनी है, हमको ए से आई को सीधा ज्वाइन करना है। ये आ रहा है निकल कर 4 किलोमीटर, मेजर कर लिया, ये आ गया 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हो गया ए आई इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को ये समझ में आ गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम ही होगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, इसमें मेरे को टर्न्स की चिंता करनी ही नहीं है, इसमें तो हमको ये देखना है कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो और जो फाइनल पॉइंट है वो उसको एक स्ट्रेट लाइन पाथ से ज्वाइन कर देना है, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको दिल्ली से जयपुर का एग्जाम्पल दिया, तो उसमें रास्ते से अगर बाई रोड हम जाते हैं, बाई रोड अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे टर्न्स आते चले जाते हैं, और जब हम एयर ट्रैवल की बात करेंगे तो एयर ट्रैवल में क्या होगा कि प्लेन जो है वो जब जो रनवे होता है, रनवे से जब वो रन करके ऊपर उड़ता है, उठना शुरू करता है, तो हवा में उठता है, हवा में उठने के बाद थोड़ा बहुत मुड़ेगा, और मुड़ने के बाद बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता चला जाएगा। तो वो जो स्ट्रेट लाइन पाथ एक फॉलो करता है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक मिनट वेट करें बस। हेलो, अभी आ हेलो, हाँ जी, हाँ जी,
डिस्प्लेसमेंट का अगर कहीं पर एंगल वगैरह दे रखा है ना तो फॉर्मूला भी लग सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंगल मान लीजिए दे रखा हो हमको 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। जैसी ज़रूरत होगी मैं समझा दूंगा आपको, हो जाएगा। ठीक है, नोट करिएगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड is a scalar quantity. Distance traveled is a scalar quantity. Displacement is a vector quantity. ठीक है, देखिएगा क्या है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। जैसे मान लीजिए स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर पता है डिफरेंस स्केलर और वेक्टर का? नहीं, ठीक है। स्केलर जो है एक्चुअली मुझे मालूम नहीं है कि सिलेबस में काफ़ी टाइम से मॉडिफिकेशन होता जा रहा है ना, चेंज होता जा रहा है, मुझे मालूम नहीं है कि 8th में कुछ नया आया है कि नहीं। तो जो स्केलर होता है, स्केलर में कभी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम जो वेइंग मशीन पर खड़े होकर अपना वजन चेक करते हैं ना, तो वो कह देते हैं उसको कि वो वेट है, जबकि वो वेट नहीं होता, उसको मास कहा जाता है। तो मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कितना मैटर इकट्ठा हो रखा है, तो वही हमारा मास कहलाता है, वेट नहीं कहते उसको। वेट क्या है? वेट जो है वो फोर्स की एक टाइप होती है, एक्चुअली फोर्स ही होती है वेट। और वेट की यूनिट किलोग्राम होती भी नहीं है, वेट की यूनिट न्यूटन होती है, वो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन वाले। अच्छा, तो अब इसी तरीके से यहाँ पर है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जैसे मास है हमारा, तो हमने ये कहा कि हम अगर अर्थ पर हैं और अर्थ पर हम अपना मास देखते हैं, हमारा मास मान लीजिए आता है 50 किलोग्राम या 60 किलोग्राम, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई कभी भी डायरेक्शन नहीं होगी, वो फिक्स्ड होगा हमेशा। ठीक है। हेलो, हाँ भेज दीजिए। हाँ, तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें ऐसा होता है कि जैसे मास है, तो मास की कभी कोई डायरेक्शन नहीं होती। कभी कोई ये कह दे आपसे कि अच्छा साउथ की तरफ अपना मुँह करो, और फिर ज़रा देखो कि आपका मास कितना आता है। साउथ की तरफ तो मेरा मास जो है वो 50 किलोग्राम आ रहा है, नॉर्थ की तरफ देखता हूँ तो 80 किलोग्राम आ जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो जाइए, कहीं पर भी आप देखिए, तो आपका मास जो है वो कांस्टेंट आने वाला है, सेम आने वाला है। तो मास का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर अगर मैं ये कहने लगूँ कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, किसी भी चीज़ पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो अगर किसी ने कहा कि ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है और रस्सी बांध देते हैं उस पर और उसको खींचते हैं, ठीक है, खींच कर नीचे उतारते हैं, तो लगा रहे हैं ताकत उस पर, ठीक है, और वो चीज़ धीरे 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 नीचे आ रही है। फिर हमने कहा कि कोई चीज़ यहाँ पर रखी हुई है और हमें उसको नीचे भेजना है, तो हम ये कहेंगे कि ठीक है, इसको नीचे पुश करेंगे। ठीक, तो ये दो अलग अलग डायरेक्शन हो गई। जो पुलिंग वाली डायरेक्शन है, पुलिंग वाली डायरेक्शन क्या है कि मैं ऊपर से नीचे खींच रहा हूँ किसी चीज़ को, डायरेक्शन क्या हुआ? डाउनवर्ड्स। किसी भी चीज़ को ये क्या हुआ? ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन। ठीक है, अब कोई चीज़ यहाँ पर रखी हुई है और मैं उसको यहाँ से ऊपर भेजना चाहता हूँ, तो मैं उसको क्या करूँगा? पुश करूँगा, तो मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फोर्स की अपवर्ड्स। तो ये जो फोर्स है ना, फोर्स डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन होती है, तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो एनीथिंग विच डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एनीथिंग विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन होती ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं होता डायरेक्शन का, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में ए से बी की तरफ गए, फिर बी से सी की तरफ मुड़ गए, फिर सी से बी की तरफ, तो डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है भाई, कोई फिक्स डायरेक्शन ही नहीं है। तो जिसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। और जिसकी फिक्स डायरेक्शन है कि मैं ए से मैंने स्टार्ट करा और मैं आई तक गया, तो मैंने इधर को डायरेक्शन रखी, अब डायरेक्शन मेरी चेंज नहीं होगी जब तक मैं फाइनल डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाऊँ, तो इसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये दोनों में अंतर हो गया। एक और
अब इस चीज़ को नोट भी कर लीजिए। यहाँ पर लिखिएगा, स्टार बनाकर लिख लेना। A scalar quantity is that which has only magnitude and no direction. A vector quantity is that which has magnitude as well as direction. Which has magnitude as well as direction. तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब मैं कभी भी डिस्टेंस की बात करूंगा तो मैं डिस्टेंस को सीधा सीधा बोलूँगा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो गया, 12 किलोमीटर, हम ये बोलेंगे। और जब भी कभी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यूनिट तो मान लिया कि 4 किलोमीटर है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई अभी यूनिट, क्योंकि इसमें उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो 4 किलोमीटर और ब्रैकेट में हम लिखेंगे फ्रॉम ए टू आई। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, वो हो गया ए से आई की तरफ, तो उसका डायरेक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। The distance traveled by a moving body, the distance traveled by a moving body cannot be zero, but the final displacement of a moving body can be zero. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो एक मूविंग बॉडी जो है, उस मूविंग बॉडी का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो तभी हो सकता है जब वो बॉडी चले ही ना, जब वो बॉडी जहाँ पर खड़ी हुई है वहीं पर खड़ी है, वो आगे बढ़े ही ना, तब तो हम बोलेंगे कि हाँ उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो हो गया। अच्छा, और जब कभी कोई बॉडी चलती है और चलती जाती है, अगर सोचिए वो घूम फिर कर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गई। तो दोनों के बीच का जो पाथ है उसकी लेंथ कितनी होगी, होगी ही नहीं कुछ, ठीक है। हम अगर अपने घर से चले और घूम फिर कर कहीं पर भी घूमने फिरने गए और वहाँ से घूम फिर कर वापस अपने घर पर आ गए, तो हमसे ये पूछा जाए भाई आप अपना फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा, ठीक है। हाँ, अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो हम ये कहेंगे कि हम घर से चले हैं, जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक का लेंथ निकालो पूरा, वहाँ से वापस घर तक का लेंथ निकालो पूरा, दोनों को ऐड कर दो, तो वो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल एक लिखेंगे,
अच्छा, एक बॉडी है, एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, सर्कुलर पाथ में मोशन करने का मतलब ये है कि वो एक कोई सर्कुलर पार्क है या सर्कुलर कोई प्लेग्राउंड है, उस प्लेग्राउंड में गोल 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 घूमती जाती है बॉडी, तो हम ये कहते हैं, और उसका रेडियस दे रखा है हमको 7 सेंटीमीटर या 7 मीटर दे रखा है, चलिए 7 मीटर दे रखा है, और बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट करा ए से और ऐसे ट्रैवल करना शुरू करा और वो वापस ए पर ही आ जाती है। रेडियस आर कितना हो गया 7 मीटर। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड फाइनली रीचेस ए, अगर एक बॉडी ए से स्टार्ट करती है और फाइनली ए पर पहुंच जाती है, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर एक बॉडी ए से स्टार्ट करती है और वापस ए पर ही आ जाती है, तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका पूरा का पूरा लेंथ निकालना है। तो वो जो लेंथ है वो किसके इक्वल होता है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7 है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 44 मीटर। तो ये तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया, उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा टोटल 44 मीटर बॉडी में। तो ये तो डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस के अलावा वो कहते हैं कि भाई आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन path length, straight line path length between initial and final straight line path length between initial and final positions। इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है ना, ए ही है, तो ए से ए के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल सिर्फ तभी 0 हो सकता है जब वो बॉडी चले ही ना, जब वो बॉडी रेस्ट में है, जहाँ पर खड़ी है वहीं पर खड़ी है, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है कि वो पूरा पाथ भी ट्रैवल कर ले कहीं पर और डिस्टेंस उसका 0 हो जाए, ठीक है। इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। शेड्यूल भेज दूंगा, कल आपका मैथ्स का रहेगा, ठीक है।